हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। विजन आईएएस के मैगजीन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोट्स डिस्कस कर रहे थे। प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोट जो सारे एग्ज़ाम के लिए, चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए, सारे प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है। तो नवंबर महीने का हम पूरा कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम अक्टूबर महीने का जो सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट जो 30 मिनट के आसपास का वीडियो है वो हो चुका है। पहले पार्ट में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इकॉनमी और सिक्योरिटी डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में आगे डिस्कस कर रहे हैं एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, कल्चर और भी जो छोटा छोटा टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए पहले इन्वायरमेंट डिस्कस कर लेते हैं। और आपको कोई भी डाउट होगा ना तो मेरा नंबर है, उस पर मैसेज कर लीजिएगा 9582062485। क्लियर? तो अगर आप चाहो, आप अगर यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स दे रहे हो या बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स दे रहे हो, बीपीएससी के लिए हम लास्ट समय में कैसे प्लान करते, एक एक चीज़ हम बताएं, क्या आपको लास्ट समय में क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किस दिन क्या पढ़ना चाहिए, वो सब कुछ प्लान पूरा बनाया हुआ है। आप ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो आप। चलिए शुरू करते हैं। पहले है मिशन लाइफ है। मिशन लाइफ, मिशन लाइफ पहले शुरू किसने किया? ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि मोदी जी के द्वारा दिया गया था। ये कॉन्सेप्ट कब उनके द्वारा लॉन्च इंट्रोड्यूस किया गया? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफएफसी फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज का जी COP26 वाला जो मीटिंग हुआ था ना ग्लासगो में, वहाँ पे इन्होंने दिया था। और ये 5 साल के लिए 2022 से लेकर 27 तक है। और इसको इंट्रोड्यूस इंडिया में कौन करेगा, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें क्या किया गया है? ये एक मास मूवमेंट है, हम बोल सकते हैं ये कलेक्टिव एक्शन है जिसमें सबको ऐसा लाइफस्टाइल अपनाना है। मिशन लाइफ का मतलब क्या है? लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफ का फुल फॉर्म क्या है? लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। कि भाई आप ऐसा लाइफस्टाइल अपनाओ जो इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो, इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो गवर्नमेंट की कई सारी इनिशिएटिव है, लाइक गोवर्धन स्कीम है, स्वच्छ भारत मिशन है, गिव इट अप स्कीम है। ये सारे स्कीम है जिससे इंडिया उस पाथ पे चला जा रहा है। और मिशन लाइफ को स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि केवादिया में है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास पीएम मोदी जी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास भी इसको लॉन्च किया। याद रखना, इसको इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया दुनिया के सामने, और दुनिया ने माना भाई सही है, तो इंडिया में लॉन्च कहाँ पे किया? दोनों अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके अलावा विंड एनर्जी में इंडिया का रैंकिंग है 4th, प्रोडक्शन में सोलर एनर्जी में रैंकिंग है 5th। और ग्लासगो में COP26 में इंडिया ने 5 चीज़ पे बात की थी। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कार्बन न्यूट्रल होना है 2017 तक, बिल्कुल। उसके अलावा मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट्री, ये रिपोर्ट किसके द्वारा आया? एक है FAO, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है। और एक और ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च, सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना। C4 सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च। उसके बाद मामलुह केव है। मामलुह केव ये मेघालय में है, मामलुह केव मेघालय में है, ठीक है। या ये है क्या पता है आपको? एक साइट्स घोषित किया गया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस के द्वारा। ध्यान देना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस के द्वारा ये जियोलॉजिकल साइट्स है। ध्यान देना, जियोलॉजिकल साइट है। तो सिंपल आपको पता चलेगा मामलुह केव कहाँ है। ये केव मेघालय में है, ठीक है ना। सोहरा, सोहरा चेरापूंजी के पास है सोहरा। और जो ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट खासी, गारो खासी जयंती आपको पता है ना, उसमें से जो ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जगह है सोहरा, वहीं पे लोकेटेड है। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का 3rd लॉन्गेस्ट केव है। और इसको क्या घोषित किया जाएगा? जियोलॉजिकल साइट। सिंपल पूछेगा भाई, जियोलॉजिकल साइट इंडिया में एक साइट को घोषित किया गया है, और भी बहुत साइट है, 100 साइट है ऑलमोस्ट। तो उसमें से एक साइट घोषित किया गया है। इंडिया का कौन सा साइट है? मामलुह केव। कहाँ पे है? मेघालय में है। उसके अलावा एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट 2022, ये रिपोर्ट किसने दिया है? ये रिपोर्ट दिया है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज।
ठीक है ना। उसके अलावा एक अर्बन फ्लडिंग से भी टॉपिक था, उससे ऐसा कुछ क्वेश्चन बनने वाला नहीं था, इसलिए हमने रहने दिया। एनडीसी का तो हमें पता है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, सब देश ने अपना अपना किया था कि मेरा भाई ये कंट्रीब्यूशन है, ये कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा इमिशन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ग्रीन हाउस गैस में इमिशन की बात करते हो सबसे ज़्यादा चाइना करता है, फिर यूएसए, फिर इंडिया। द कोल्डेस्ट ईयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द लाइव रिपोर्ट, द कोल्डेस्ट ईयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द लाइव रिपोर्ट, ये यूनिसेफ किया। स्टैचू ऑफ स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट, स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट, ये कौन निकालता है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर निकालता है। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट ये G20 निकालता है, ठीक है ना। और क्लाइमेट इसके बारे में बताया, बोला गया है कि G20 के बहुत सारे देश हैं ना जो अपना प्लेज ही नहीं ले रहे हैं कि हमको ये करना है, ये करना चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को निकालते, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी याद निकालती। और क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट का वो बॉडी के बारे में ठीक से दिया नहीं है कि कौन सा बॉडी, ये बस इतना दिया कि G20 के जो परफॉर्मेंस है ना, क्लाइमेटिक परफॉर्मेंस जो काम किया है लोगों ने, उनको उसको क्या करता है, उसको ये बताता है, ओवरव्यू लेता है। और इसमें बताया कि इंडिया के साथ साथ कई सारे ऐसे मेंबर है ना जो अभी तक मीथेन प्लेज ही नहीं लिए। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। उसके अलावा ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन कौन निकालते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, ये एक यूनाइटेड नेशन का स्पेशल एजेंसी है। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स मैनग्रोव 2022, दुनिया के मैनग्रोव का बात कर रहा है, ये कौन निकालती है, ग्लोबल मैनग्रोव अलायंस निकालती है, 2018 से निकाल रही है। और मैनग्रोव हमारे देश में कितना है, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना उसके हिसाब से लगभग है 4992 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में है, फिर गुजरात में है, फिर अंडमान और निकोबार में है, फिर आंध्र प्रदेश में है। लीड पॉइजनिंग की बात करते हैं तो कौन सा रिपोर्ट निकालती है, नीति आयोग और CSIR निकालती है। लीड क्या है, एक टॉक्सिक नेचुरल सब्सटेंस है, बिहार, यूपी, MP इन हर जगह मिलता है पानी में। ग्रीन क्रैकर्स, 3 टाइप के ग्रीन क्रैकर्स है, CSIR लाइसेंस देता है, ठीक है ना। और नाम क्या है, श्वास, स्टार और सफल, श्वास, स्टार, सफल। कॉम्प्रेस्ड बायोगैस की बात करते हैं तो एक इंडिया का सबसे लार्जेस्ट CBG प्लांट, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पे बन रहा है, पंजाब के संगरूर में बन रहा है। किसने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यही बना रहा है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन, असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन, ये रिपोर्ट एक CI रिपोर्ट है। CI का फुल फॉर्म में पता है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, कंजर्वेशन इंटरनेशनल। ग्लोबल इकोसिस्टम टाइपोलॉजी, ग्लोबल इकोसिस्टम टाइपोलॉजी, ये रिपोर्ट कौन निकालती है, IUCN, ठीक है। उसके बाद है टाइगर रिलोकेशन, टाइगर को एक जगह से दूसरे जगह रिलोकेट किया जा रहा है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से कहाँ, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सरिस्का टाइगर रिजर्व। टाइगर क्या है, इंडेंजर स्पेसीज है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसी का काम है कि भाई रीलोकेट वगैरह करना है। ये एक स्टैचूटरी बॉडी है, NTCA एक स्टैचूटरी बॉडी है, ठीक है ना। और किस एक्ट के थ्रू बनाया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और 1973 को ही टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर बना था, याद रखिए। टाइगर एक इंडेंजर स्पेसीज है और रणथंभौर टाइगर रिजर्व से कहाँ पे, सरिस्का टाइगर रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। रणथंभौर और आपको अरावली और विंध्यन के आसपास मिलेगी, इसलिए AV मैंने लिखा है। स्लेंडर लोडिस, स्लेंडर लोडिस नाम का एक सेंचुरी बना है कदबुर में बना है, ये है तमिलनाडु में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से ये थ्रेटेंड स्पीशीज है, याद रखना। वर्ल्ड स्लोथ वियर डे ये मनाया जाता है 12 अक्टूबर को, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। वर्ल्ड स्लोथ वियर डे और सेंट्रल जू अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्लस सेंट्रल जू अथॉरिटी। शेड्यूल 1 में रखा गया है, वनरेबल स्पीशीज है।
दुर्गावती टाइगर रिजर्व एमपी में है। और केन बेतवा जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बन रहा है ना, उससे घाटा किसको हो रहा है? पन्ना टाइगर रिजर्व को। पन्ना टाइगर रिजर्व का ऑलमोस्ट 10% जगह सबमर्ज हो जा रहा है। और भी टाइगर रिजर्व है एमपी में, सबसे हाईएस्ट सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व एमपी में ही है, याद रखना। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुरा, संजय गांधी। उसके बाद कोलार में गोल्ड माइनिंग फिर से स्टार्ट होनी है, और एक कर्नाटक में है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है अभी थुंडू मिनी कोया के थुंडू बीच को और कादमत बीच को, ठीक है ना। मिनी कोया के थुंडू बीच और कादमत बीच दोनों लक्षद्वीप में ही है। टोटल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन टोटल कितने हो गए भारत में? 12 हो गए। कौन देती है? एक डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एनवायरनमेंट। डेनमार्क बेस्ड है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एनवायरनमेंट। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसको मिला? हैदराबाद में, द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर, द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड हैदराबाद। ग्लाइफोसेट, ठीक है ना, एक हर्बिसाइड है, पेस्ट कंट्रोल ऑपरेट करता है, ठीक है ना। और इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं करना है, ऊपर से मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर दिया है। बस याद रखना है कि ग्लाइफोसेट क्या है? हर्बिसाइड है, पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर है। न्यू आइलैंड मिला है नियर टोंगा, ठीक है, ये बस ध्यान रखना है। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं सोसाइटी से रिलेटेड। सोसाइटी का पहला इशू है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना है। किसके लिए भाई? फाउंडेशनल स्टेज के लिए। सबसे पहले तो ये समझना है, जब भी हम फाउंडेशनल स्टेज कहेंगे तो वो कितने से कितने साल के लिए होगा? 0 से 8 साल के लिए। उसमें से 3 साल 0 से 3 घर पे है, और उसके बाद 3 से 8 इंस्टीट्यूशनल सेटिंग में है, ये हम सबको पता है। कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है फाउंडेशनल लर्निंग के लिए अभी तक। एक फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी 2022 बनाया गया है, किसके द्वारा? यूनेस्को, NCERT और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने क्या किया है? हाई प्रायोरिटी दिया है किस पे? फाउंडेशनल लर्निंग पे। नेशनल इनिशिएटिव ऑफ प्रोफिशिएंसी ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, निपुण भारत इंपॉर्टेंट है, सिंपल पूछेगा किस लिए है भाई? निपुण पूछा हुआ है एक्चुअली। निपुण भारत किसके लिए है? ये रीडिंग और न्यूमरेसी से रिलेटेड है, कि भाई बच्चे को नंबर आता है ना देखने पढ़ने, और रीडिंग बेसिक आता है ना, उससे रिलेटेड है। उसके बाद पंचकोश एक टॉपिक है भाई, क्वेश्चन होता है पंचकोश क्या है? पंचकोश क्या है? ये बात कर रहा है कि बच्चों का 5 लेवल पे डेवलपमेंट होना चाहिए। 5 लेवल पे डेवलपमेंट का मतलब क्या 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 डेवलप होना चाहिए? यहाँ पे तो ऐसे नहीं जानना है वो, लाइक फिजिकल डेवलपमेंट, लाइफ एनर्जी डेवलपमेंट, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल। अब ये मेन क्या है? पंचकोश का डिस्क्रिप्शन कहाँ पे है? तैत्तिरीय उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में, याद रखिए, तैत्तिरीय उपनिषद में। ब्रिटिश एरा के समय एजुकेशन डेवलप हुआ अलग अलग लेवल पे, और ये बिल्कुल स्टैटिक आता। फिर मैंने सोचा रिवाइज कर लेते हैं। लाइक सबसे पहले मैकुले कमेटी आया 1835 में, वो इंग्लिश एजुकेशन पे फोकस कर रहा था, क्योंकि पहले इशू चल रहा था दो ग्रुप के बीच, एंग्लिस्ट और ओरिएंटलिस्ट। लास्ट में ओरिएंटलिस्ट जीती। आपसे पूछा जा सकता है राम मनोहर लोहिया क्या थे, सॉरी राजा राम मोहन राय क्या थे? ये ओरिएंटलिस्ट थे, जो इंग्लिश एजुकेशन की बात करते। एंग्लिस्ट जो थे वो, मैं बिल्कुल उल्टा बोल दिया था। ओरिएंटलिस्ट वो बात करते थे जो लाइक हमारे अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज की बात करते थे, कि संस्कृत या पर्शियन उस समय जो लैंग्वेज था उसमें एजुकेशन होना चाहिए। जो जेम्स प्रिंसेप, आपने जरूर नाम सुना होगा, जेम्स प्रिंसेप किसको एडवोकेट करते थे? ओरिएंटलिस्ट को, क्योंकि उन्होंने ही मौर्य टेक्स्ट को डिसाइफर किया था। और जो एंग्लिश थे उसके उसमें बहुत लोग थे, जैसे उसमें राजा राम मोहन राय भी थे, वो चाहते थे इंग्लिश एजुकेशन पे फोकस किया जाए, जिससे राजा राम मोहन का मेन कहना था कि हम ब्रिटिशर्स के किताब को पढ़ सकते हैं। तो पहले मैकुले माइन्यूट, और इसको अडॉप्ट कर लिया उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद वुड्स डिस्पैच आया, इसमें जो कमी थी तो उसने बोला कि प्राइमरी एजुकेशन को आप वर्नाकुलर लैंग्वेज में रहने दो, और सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को इंग्लिश लैंग्वेज में रहने दो। उसके बाद राधा कृष्ण कमेटी आई थी, वो इंग्लिश की जगह पे बोला कि कोई वर्नाकुलर लैंग्वेज, फिर से वो बोल दें। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन फिर 1956 में आया,
ये फोकस करा था कि भाई इंग्लिश हिंदी को ऑफिशियल यूज के लिए यूज किया जाए। इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी आई थी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था, ये भी फोकस करा था जो हमारे वर्नाकुलर लैंग्वेज पे फोकस कर रहा था। ठीक है ना। अगला इशू है जेंडर पे पैरिटी। बीसीसीआई दूसरा कमीशन बना है आफ्टर न्यूजीलैंड के कमीशन, उसने भी मेल और फीमेल को सेम पे कर दिया कि सेम फीस मिलेगी, मैच फीस। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है, याद रखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इसमें इंडिया की रैंक है 135 आउट ऑफ 146, काफ़ी नीचे है। ठीक है। और टोटल जो लेबर इनकम होता है ना वो 82% तो मेल को मिलता है, सिर्फ 18% मिलती है वुमेन को, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से। तो इक्वालिटी इनइक्वालिटी पे कुछ डेटा पूछा जा सकता है, क्या क्या किया जा रहा है इसके लिए, तो हमें पता है। ये आप कुछ आर्टिकल याद रखिए, आर्टिकल 16 है ना कि इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 38A इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसमें मिनिमाइज इनइक्वालिटी पे बात किया गया है। 39D क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वुमेन। ठीक है ना, कई लेजिस्लेशन है, मिनिमम वेज एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, कोड ऑफ वेज एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट लीव, उसके बाद मनरेगा, ये सब है। उसके बाद इक्वल पे इंटरनेशनल कोलिजन है, ये किसके द्वारा लीड किया जाता है, ILO, UN वीमेन और UN OECD, इक्वल पे इंटरनेशनल कोलिजन। ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक अब 107 हो गई है, थोड़ा और नीचे इंडिया खिसक गया। कौन निकालती है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड ऑन वेल्थ हंगर हेल्थ। ठीक है। इंडिया की तरफ से कुछ इनिशिएटिव है जिससे इंडिया की हंगर को कम किया जा सके, लाइक पहले पोषण अभियान, बहुत सारे मिनिस्ट्री है इसमें। ईट राइट मूवमेंट, ये याद रखना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा है। उसके बाद फूड फोर्टिफिकेशन की, मतलब फूड में ही विटामिन पहले से डाल दो। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें फूड को टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हिसाब से दिया जाता है, 75% रूरल पॉपुलेशन को और 50% अर्बन पॉपुलेशन को। मिड डे मील मिशन इंद्रधनुष में क्या दिया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है प्रिवेंटेबल डिजीज का। ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, देखो स्वच्छ भारत मिशन जो होता है ना वो शहर में कोई और इम्प्लीमेंट करता है, गांव में कोई और, शहर गांव में इम्प्लीमेंट करता है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। और ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अब किसके अंदर आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आ गई। तो ये डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट ऑफ, पहले ये अलग मिनिस्ट्री थी। तो इसने 2 कैंपेन लॉन्च किया, एक रेट्रोफिट टू ट्विन पिट अभियान, ट्विन पिट टॉयलेट को बनाने में मदद करता है। उसका स्वच्छ जल से सुरक्षा, स्वच्छ जल से सुरक्षा मतलब क्लीन एंड सेफ वाटर की बात करता है। युवा 2.0 की बात करता है, यह यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर की बात करता है। इसमें क्या है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑथर का एज 30 से कम होना चाहिए, 22 लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज तो हमारा शेड्यूल लैंग्वेज है ना, उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज कहीं से भी ये मिल सकता है। यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर इसकी। हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट, ये किसके द्वारा निकाला जाता है, हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन फिजिकल एक्टिविटी, ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन फिजिकल एक्टिविटी, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में, ठीक है ना, ये क्यों दिया गया, डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में। 3 लोग हैं टोटल, एक है कैरोलिन बर्तोजी और 2 लोग हैं, एक बैरी और मोर्टन मेंडल। ठीक है ना, इन दोनों को दिया गया क्लिक केमिस्ट्री के लिए, इनको दिया गया क्लिक रिएक्शन और बार्थोगोनल रिएक्शन के लिए। क्लिक रिएक्शन को ही हम बार्थोगोनल बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन बोलते हैं। क्लिक केमिस्ट्री अलग चीज़ होता है, डीप नहीं जाना है। ठीक है ना। नोबेल केमिस्ट्री जो मिला है बैरी को, ये दूसरी बार इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, एक आदमी को दूसरी बार नोबेल प्राइज़ मिला है। इससे पहले 4 लोग और थे जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, लाइक मैडम क्यूरी, लाइनस पॉलिंग, वार्डिंग एंड फ्रेडरिक सेंगर। एक और चीज़, इससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 3 बार अवार्ड मिला, लाइक इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, इनको 3 बार मिला है। और यूएनएचसीआर जो हाई कमिश्नर है ना फॉर रिफ्यूजी, और यूएन रिफ्यूजी एजेंसी, इनको 2 बार मिला है। मतलब यूएन रिफ्यूजी एजेंसी ही है, इसको 2 बार मिला है। यूएन रिफ्यूजी एजेंसी का ही नाम है यूएनएचसीआर।
नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसको मिला है? एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया? फोटोन के साथ रिएक्शन किया है, ठीक है। किनको मिला है? एलन एस्पेक्ट को, जॉन एफ क्लोजर और एंटन जेलिंगर। तो याद रखना, जेलिंगर, एस्पेक्ट, क्लोजर। फोटोन, इंटेंगल फोटोन, एस्टैब्लिश द वायलेशन ऑफ वोल इनइक्वालिटी एंड पायनियरिंग क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। कई चीज़ इन्होंने किया इससे रिलेटेड, लाइक वायलेशन ऑफ वेल इनइक्वालिटी, इसको एस्टैब्लिश किया, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में बताया और फोटोन के बारे में बताया। तो इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड इनको मिला है। मेडिसिन के फील्ड में किसके फील्ड में? जो एक्सटिंक्ट होमिन्स है ना, एक जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट होता है, उसके जीनोम के बारे में जानने के लिए किन किन को मिला? स्वीडिश जेनेटिस्ट है स्वांते इनको मिला। सरकार का एक प्रोजेक्ट है, सरकार का नहीं बोल सकते, पूरे कम्युनिटी का है, वन हेल्थ ज्वाइंट एक्शन प्लान 2022 से 26 के लिए, वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन। 4 पार्टी है, 4 पार्टी में एक है यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड इन्वायरमेंट प्रोग्राम, फूड एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ठीक है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने लॉन्च किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पायलट प्रोजेक्ट ऑन फ्लैक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, फ्लैक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है ना। तो जो कि देखो, पहले तो चलती थी वो 100% फ्यूल पे भी चलती थी, लेकिन अब ऐसा प्रोजेक्ट घोषित किया जिसमें वो अगर पेट्रोल में ब्लेंडिंग भी होगी ना इथेनॉल की, वो भी ऐसा इंजन होगा जो इस पे भी चल जाएगा। कुछ स्पेस मिशन है, किससे रिलेटेड? मून से, मार्स से रिलेटेड मिशन है, अलग अलग जगह का। पहला परसेवरेंस नासा का मिशन है, 2021 में इन्होंने किया था। रोप मिशन है यूएई का। तियानवेन चाइना का मिशन है। और मार्स मून एक्सप्लोरेशन मिशन है किसका? जापान का। इसरो का सबसे हैवीएस्ट रॉकेट, ये सबसे पूछा गया था अभी एक एग्जाम में कि 36 सैटेलाइट छोड़ा गया इंडिया के द्वारा। ये इसरो का सबसे हेवीएस्ट रॉकेट है, LVM-3M2, ये सक्सेसफुली प्लेस्ड किया गया है। 36 सैटेलाइट है किसका? वन वेव का 36 सैटेलाइट है, याद रखिएगा। और ये फर्स्ट डेडिकेटेड कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है किसका? NSIL का, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। उसके बाद है संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप की बात करते हैं। संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप, ये मनोरा पार्क में है। मनोरा पार्क कहाँ है? नैनीताल में है। ये 50 साल कंप्लीट कर लिया, ये बात याद रखिए, ठीक है ना। ये जो एराइज जिसका फुल फॉर्म है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, ये ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफेरिक साइंस में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, ठीक है। ये सोलर एंड लूनर, देखो यहाँ पे देखो, ये जब फुल शैडो बोलते हैं, थोड़ा बहुत ये सोलर और लूनर एक्लिप्स आप देख लेना। सोलर एक्लिप्स क्या होता है? जब मून बीच में आ जाता है, मून बीच में आ जाता है ना, देखो मून बीच में आ जाता है तो अर्थ पे डायरेक्टली सन नहीं पड़ पाता है, अर्थ पे डायरेक्टली सन नहीं पड़ पाता है, तो हम इसको अर्थ ग्रहण ना बोल के हमको तो बोलना चाहिए अर्थ ग्रहण, ठीक है ना। तो बीच में मून आ गया ना, तो किस पे लाइट डायरेक्टली नहीं पड़ रहा है? अर्थ पे डायरेक्टली लाइट नहीं पड़ रहा है, तो इसको हम अर्थ पे ग्रहण बोलना चाहिए, क्योंकि अर्थ पे लाइट नहीं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? सोलर इक्लिप्स, यानी सूर्य ग्रहण बोलते हैं कि भाई सूरज पे ग्रहण लगा दिया, क्योंकि सूरज का रोशनी आ ही नहीं। ग्रहण का मतलब क्या होता है? रोक लिया, नहीं आने दे रहा उसका लाइट, ठीक है। लूनर इक्लिप्स का मतलब है बीच में अर्थ आ गया, अब मून बेचारा दब गया, मून में लाइट नहीं आ रहा है, तो जिस पे लाइट नहीं आएगा ना उसके आगे इक्लिप्स लगा देना। पहले केस में, दूसरे केस में क्या हो रहा है? चंद्रमा पे लाइट नहीं, तो लूनर इक्लिप्स। पहले केस में क्या हो रहा है? सूरज, धरती पे लाइट नहीं आ रहा, तो हमको कहना तो चाहिए था अर्थ इक्लिप्स, लेकिन क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं तो हम बोल देते हैं कि भाई सूरज से ही लाइट नहीं आया, तो इसलिए हम बोल देते हैं सोलर इक्लिप्स, कि सूरज में ही ग्रहण लगा है। ये है बिल्कुल टोटल इक्लिप्स। उसके बाद होता है एनुलर इक्लिप्स, और ये होता है पार्शियल इक्लिप्स, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज ग्लोबल
टीबी रिपोर्ट, वर्ल्ड WHO क्या निकाला, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट निकाला। WHO ने एक और चीज़ किया है, फर्स्ट एवर फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट, फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट निकाला है। नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और NDTL, ये दोनों ने होस्ट किया थर्ड एडिशन ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ABS सिंपोजियम, मतलब वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी का कोई सिंपोजियम होता है ना, वहाँ इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, महाकालेश्वर टेम्पल, ये कहाँ पे, उज्जैन में है। किस रिवर के किनारे, सिप्रा रिवर के किनारे है। ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो साउथ की तरफ फेस कर रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग है टोटल, महाकालेश्वर उज्जैन में हम देख लिया, ओमकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, भीमकेश्वर, रामेश्वरा, उसके बाद मल्लिकार्जुन, ग्रीष्णेश्वर, काशी विश्वनाथ, देखो ज्योतिर्लिंग का ही काशी, वैद्यनाथ देवघर में है, और केदारनाथ। मोधेरा वो पहला इंडिया का पहला विलेज बना है, और मोधेरा सन टेम्पल मोधेरा में है, ठीक है ना। ये पहला हेरिटेज साइट है जो पूरा सोलर एनर्जी से चलता है, ध्यान देना। मोधेरा पहला गांव, पूरा का पूरा गांव, और जो हेरिटेज साइट है मोधेरा में सन टेम्पल है, ये दोनों, ये पहला हेरिटेज साइट है जो पूरी तरह किस पे चल रही है, सोलर एनर्जी पे। चालुक्य किंग भीमदेव में बनाया था, चालुक्य किंग भीमदेव 1 ने बनाया था, उसी के रीजन में। दिलवारा टेम्पल और रानी की वाव इसी के आसपास, याद रखिएगा, ये मतलब इसी के आसपास इन द सेंस इसी किंग ने बनवाया। उसके अलावा टोटल 4 सन टेम्पल है ना भारत में, उसमें 3 और सन टेम्पल कौन है, कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में, मार्तंड सन टेम्पल जम्मू कश्मीर में, और दक्षिण नरका सन टेम्पल गया में है, दक्षिण नरका सन टेम्पल गया में है। तो 4 सन टेम्पल देख लिए, सन टेम्पल ऑफ मोधेरा, उसके अलावे है कोणार्क में है, मार्तंड में है, ये जो है मार्तंड यानी जम्मू कश्मीर, उसके बाद एक गया में है। नोबेल प्राइज लिटरेचर के फील्ड में किनको मिला है, एनी एरनॉक्स को मिला है, एनी और एरनॉक्स को मिला है। वो किसकी बात करता है, ऑन द मुर्की रिसेस ऑफ मेमोरी, फैमिली और सोसाइटी के रिसेस में मिला है। नोबेल प्राइज लिटरेचर के फील्ड में किनको मिला है, स्टॉकहोम की मिला है, स्वीडन एकेडमी, मतलब ये देता है, ये देता है। और जितने भी सारे प्राइज होते हैं ना, जितने भी सारे प्राइज होते हैं नोबेल प्राइज, वो स्वीडन से मिलता है। एक जो नोबेल पीस प्राइज होता है ना, वो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, ठीक है ना। और एक इंडिविजुअल 2 ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। देखो सारे नोबेल प्राइज, जो 5 नोबेल प्राइज है, वो कौन देता है, वो देता है स्वीडन। एक है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, ये देती है पीस प्राइज। किस किसको मिला, एक ह्यूमन राइट एडवोकेट है एलेक्स बियलात्स्की, ये बेलारूस के हैं। रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल को मिला, और यूक्रेनियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को मिला। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडिविजुअल है। एंजेला मर्कल जो कि फॉर्मर चांसलर थी जर्मनी की, उन्होंने 2012 के UNHRC जो नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड है, नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड उसको जीता है, ठीक है। ये बाल्कन कंट्री है कुछ, ये यूरोपियन स्लोवानिया वगैरह, ये यहाँ पे देख सकते हो, नॉर्वेजियन सी, मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, ठीक है। उसके बाद इसी से होके आपको पता है वो पाइपलाइन जाती है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, अटलांटिक सी, इंग्लिश चैनल, वे ऑफ बिस्केक, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ पे है, ठीक है। ये मैंने रख दिया है कि ये कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है ना, और आइसलैंड, इजराइल वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं, पूरा कवर हो गया, अक्टूबर महीने का पूरा करंट अफ कवर हो गया। अक्टूबर महीने में कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 9582062485। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।